आपने चौथे राउंड के बाद कहा कि 270 हो चुके हैं आपके, तो अब अगले 3 राउंड में सिर्फ 2 सीट के लिए आप लड़ रहे हैं? देखिए, आप एक पत्रकार की दृष्टि से देख रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव का और चुनाव के परिणामों का दो दृष्टि से बहुत महत्व है। जो भी सरकार चुनकर आए उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थिर और पूर्ण बहुमत की हो, क्योंकि सरकारें अंततोगत्वा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के आधार पर चुनकर आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप जो चुनाव में जा रहा है, उसका घोषणा पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिरता न केवल देश, दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड़ की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं स्थिर सरकारें देश को ताकत देती है, स्थिर सरकारें निर्णायक कदम उठाने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें गरीबों को कल्याण करने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों को कुचल देने के लिए मददरूप होती है, और स्थिर सरकारें देश के एजेंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने में भी बहुत सहायक होती है। वो जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिस इंटरप्रेट कीजिए, कुछ भी कहिए, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रिजर्वेशन हटाने के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी। तो चौथे राउंड तक आप क्या कहेंगे कि क्या ये अगर आप कह रहे हैं कि निर्णायक जो कदम है उसके लिए था, नॉट फॉर टेकिंग आउट रिजर्वेशन? देखिए, इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्ष इतनी ओछी राजनीति करता है तो हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था, इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगी। आपने कहा कि 400 का जो टारगेट था वो आतंक और नक्सलवाद जैसे को कुचलने के लिए, ऐसे रीजंस के लिए था, लेकिन हेमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा। देखिए, पीओके, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए,
और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है देखिए, सरकार ने। आपके इंटरव्यू में बताकर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते, उचित समय पर देश की और दुनिया की स्थिति देखकर, मगर ये हमने हमारा एक लक्ष्य तय किया है। पर वहां पर पहली बार वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में पाकिस्तान फौज भेज रही है वहां पे जो अपराइजिंग है उसे कुचलने के लिए, और भारत की तरफ से कोई मतलब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहते। जब भारत में ऐसे पथराव होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, वहां के राजनेता हमेशा कहते थे हम वी आर विद यू, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आपको सपोर्ट करना। देखिए, वहां के डिस्प्यूट्स के आधार पर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा अधिकार हम जताना नहीं चाहते। वहां मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, वो उनका विषय है, परंतु पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतीय संघ के साथ हुआ है। वो अधिकार को कैसे लेना वो भारत का सवाल है, वहां के मिसमैनेजमेंट का सवाल नहीं। और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्ञानवापी की जगह विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये भी 400 का नंबर जो है टारगेट उसके लिए। देखिए, वो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, न्यायालय के सामने किसी न किसी स्तर पर पड़े हैं, लंबित है, न्यायालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब न्यायालय एक डिस्प्यूट को सीज कर सुनवाई कर रहा है, मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने देना। जैसे राम मंदिर के लिए किया था जी, राम मंदिर में हमने न्यायालय के फैसला आने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का फैसला किया। वो आपका पॉलिटिकल डिसीजन, उसमें आपको पॉलिटिकल फायदा मिला कि नहीं मिला अब तक? देखिए, राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। पर जब आपके सिर्फ आपके नहीं, जब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कैंपेन्स होते हैं तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया हम उन्हें लेके आएंगे। देखिए, वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर। आप इन्हें देखा होगा, मंच पर से नहीं लगते, नहीं, जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए। वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छेड़ कर रहे हैं। पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था, और अब जाके महिला पर है कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है, और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है।
पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है। जो फर्स्ट 3 राउंड्स की बात है, वहाँ पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज़्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी एक कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है, वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार। उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी, परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी। तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे, जिंदा जला दोगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं तो आपकी चैनल से दरख्वास्त करूंगा
कह के ऐसे दृश्य ढूंढ लीजिए फांसी चढ़ने वाले और जिंदा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो कर कर अपील करता है, मैं तो अब जलकर मरने वाला हूं, आप इस शासन को बदलिए। पर इलेक्शन कमीशन ने 7 फेजेस में चुनाव किए थे, सेंट्रल फोर्सेस इतने भेजे गए हैं, फिर भी हो रहा है ये। देखिए, इस बार पहली बार चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हो रही, मगर गत चुनाव में भी चुनाव के दरमियान कम हिंसा हुई। जीतने के बाद ममता जी ने हिंसा का तांडव खेला और कहिए हमारी तो शपथ ही नहीं हुई। तो वैक्यूम पीरियड जो है उसका वो उपयोग करती हैं। मैं मानता हूं वैक्यूम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि शपथ के बाद तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वैक्यूम पीरियड है इसकी चिंता करनी चाहिए। ममता बनर्जी जो हैं वो हर एक रैली में कहती हैं कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिए, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। सत्य देखिए, आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं, दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीए देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। आपने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी को 30 से ज्यादा सीट मिलती है, 30 या उससे ज्यादा सीट मिलती है, तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी। ऐसे कैसे? उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 सीट में पोलिंग हो चुकी है इस राज्य में, कितनी सीट आप कहते हैं? मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने